हेलो +1 क्लास। बेटा आज हम अपने बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी संगठन। क्या मतलब होता है साझेदारी संगठन का? वो संगठन जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस को चला रहे होते हैं, एक बिजनेस को चलाकर अपने प्रॉफिट को या लॉस को डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब ये होती क्या है, क्या मतलब होता है इसका? देखो, इससे लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये वो बिजनेस होते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता था जहाँ पर क्या होता था, एक अकेला ओनर खुद ही कैपिटल लगाकर अपने प्रॉफिट को अकेला ही रखता था और सारे लॉस के लिए, सारे रिस्क के लिए खुद ही जिम्मेदार होता था। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, उसमें बहुत सारी कमियां थी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी बहुत सारी कमियां थी। क्या कमियां थी? लिमिटेड कैपिटल होती थी, पैसा कम होता था, अगर बिजनेस को बढ़ाना भी चाहें तो लोन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिए ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ और नए लोगों को, कुछ और नए पार्टनर्स को बिजनेस के अंदर लेके आया जाए, उनको एडमिट किया जाए, बिजनेस के अंदर एडमिशन दिया जाए, मतलब उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, कुछ नए लोगों को मिलाया गया बिजनेस के अंदर और एक ऐसी पार्टनरशिप, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिससे जिससे साझेदारी बनी और कई सारे लोग मिलकर क्या हुआ, पार्टनर्स को जो हो गए वो बिजनेस को चलाने लगे और जो प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती थी कि जब भी पार्टनरशिप जो है स्टार्ट होती थी उससे पहले एक एग्रीमेंट साइन होता था जिसके अंदर सारी टर्म कंडीशन लिखी होती थी कि फ्यूचर में क्या, किस तरह से बिजनेस को चलाया जाएगा, किस तरह से प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्प्यूट्स हो गया तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा, ये वगैरह वगैरह बातें पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की डीड भी बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं, उसके अंदर लिखी होती थी और सभी पार्टनर्स उस पर साइन करते थे। अब यहाँ पर आपका यही बात लिखी गई है कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। अब आपने यहाँ से एक डेफिनेशन करनी है बेटा। देखो डेफिनेशन क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय को, लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है। समझौता मतलब एग्रीमेंट साइन किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उनकी तरफ से कोई एक चला रहा है। ये भी प्री डिसाइडेड हो जाता है सब कुछ कि पार्टनर्स में से कौन बिजनेस को चलाएगा, कौन कंडक्ट करेगा, सभी करेंगे या कोई एक करेगा। तो ये सारी बातें एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती हैं। तो पार्टनर्स के बीच में कैसा संबंध हुआ, एक एग्रीमेंट का संबंध हुआ। ठीक है, अब आपको इसकी विशेषताएं करनी है। विशेषताएं आपको दो प्रकार से, दो टाइप से आपको दे रखी है आपकी बुक में। एक तो कानून क्या कहता है, वैधानिक लक्षण क्या है, और एक सामान्य लक्षण क्या है जो कि नॉर्मली अंडरस्टूड होते हैं कि ऐसा तो होगा ही होगा। ये इसकी विशेषताएं हैं। पहले हम क्या करेंगे कि वैधानिक लक्षण इसके क्या हैं, यानी कि कानून क्या कहता है कि साझेदारी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, एक से अधिक व्यक्तियों का होना। ये तो अंडरस्टूड बात है बेटा कि पार्टनरशिप वो ही होगी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। जो एक अकेला व्यक्ति हुआ तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। तो 2 व्यक्ति जब तक नहीं होंगे तब तक पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं हो सकती। 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 50 तक हो सकते हैं। 2 to 50 तक मेंबर हो सकते हैं। अगर इससे कम ज़्यादा लिमिट चली जाती है, क्रॉस हो जाती है, तो वो इलीगल हमारी पार्टनरशिप हो जाती है। सेकंड है व्यवसाय का होना, यानी बिजनेस होना चाहिए और एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर कुछ इलीगल काम कर रहे हैं 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, बिजनेस हो और लीगल हो। या लीगल का मतलब जो कानून के मुताबिक सही हो, ऐसा काम करने वाले व्यक्ति इकट्ठा होकर बिजनेस को चलाने के लिए सहमत हो रहे हो। नंबर 3, अनुबंधित संबंध, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। माइनर पार्टनर हो सकता है बिजनेस के अंदर, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी। तो धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क को भी साझेदारी में सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, जैसे कि वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉसेस नहीं लेगा। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी थी होती हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही पार्टनर्स को आगे इन फ्यूचर में चलना पड़ेगा। नंबर 4 आपका आता है उद्देश्य, लाभ कमाना और आपस में बांटना होना चाहिए। बिजनेस ऐसा हो कि हमारा पर्पस प्रॉफिट ही अर्न करना है। समाज सेवा हो वो बिजनेस नहीं होता। तो प्रॉफिट अर्न करें और उसको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आपस में बांट लें, और कानूनी रूप से जो है ये लीगल बिजनेस होना चाहिए। तो उद्देश्य अगर लाभ कमाना है पार्टनर्स के बीच में तो इसकी एक ये विशेषता होती है। नंबर 5 आपका क्या आता है, स्वामी और एजेंट का संबंध। मतलब एक अकेला पार्टनर कोई काम कर रहा है बिजनेस में तो उसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे। जितने भी पार्टनर्स रह गए हैं, बच गए हैं, तो एक अकेला जो पार्टनर होता है वो सभी को बाध्य कर सकता है अपने किसी काम के लिए। तो जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक का काम दूसरे को इफेक्ट जरूर करेगा और सभी का काम इस अकेले को भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आपका आता है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। जनरल सामान्य क्या है, मतलब अंडरस्टूड इसकी होती हैं ये वाली तो करैक्टरिस्टिक्स। इसके लिए कानून कहेगा या ना कहे ये व्यक्तियों को माननी ही पड़ती हैं। एक असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। कानून ये कहता है कि जो इसकी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब बिजनेस अगर सेल कर दें तो उससे जो हमें मिलेगा, अगर उससे भी लॉसेस पूरे नहीं होते तो पार्टनर पर्सनली भी उस लॉसेस को पूरा करेगा, पर्सनली भी पैसे लेके आएगा, चाहे कहीं से भी पैसे ला कर दे, अपने उसको पूरा करने के लिए, लॉस को पूरा करने के लिए वो पर्सनली भी जिम्मेदार होगा।
नंबर 2 आपका आता है पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक का मतलब क्या होता है कि हमने एक ये पॉइंट किया था कि पार्टनर अलग है, बिजनेस अलग है, ये बात की थी ना हमने। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन का मतलब हमने कानून के अकॉर्डिंगली उसको रजिस्टर नहीं करा रखा है अपने बिजनेस को, तो हमारे बिजनेस का अस्तित्व जो होता है वो सेपरेट एंटिटी उसकी नहीं होती। पार्टनर्स को अपना पर्सनली भी, व्यक्तिगत रूप से भी उस लॉसेस को पूरा करने के लिए वो उत्तरदायी होगा। ठीक है, यानी पर्सनली भी बिकेगा उसका सारी प्रॉपर्टी और उसकी बिजनेस के भी बिकेगी अगर लॉस पूरा नहीं होता है तो। अत्यंत सद्विश्वास, यानी कि एटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? अगर पार्टनर्स आपस में विश्वास ही नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सद्विश्वास का क्या मतलब होता है कि सभी साझेदार फर्म के हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों की जानकारी देंगे, कुछ भी छुपा कर नहीं रखेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचे। नेक्स्ट आपका क्या आता है? साझेदारों के अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी जगह ये दूसरा व्यक्ति पार्टनर बन जाए, नहीं, वो पर्सनली खुद ही पार्टनर हैं और अपने हित को, यानी अपने जो हिस्सा है उसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो खुद ही पार्टनर बनेगा। तो ऐसा करने के लिए उसको सभी पार्टनरों से सलाह लेनी पड़ेगी, अगर उनकी सहमति है तो ही बाद में ये कार्रवाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। साझेदार कितने प्रकार के होते हैं बेटा? आपका नेक्स्ट टॉपिक है साझेदार। देखो 3 प्रकार से आपको इसको डिफाइन कर रखा है। एक तो सामान्य और सीमित साझेदार। सामान्य साझेदार कौन से होते हैं? सामान्य साझेदारों में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, यानी असीमित का मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। और सीमित साझेदारी 2 प्रकार की हो सकती है भी, सामान्य साझेदार और विशिष्ट साझेदार। सामान्य साझेदारों का दायित्व तो असीमित हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन विशिष्ट जो साझेदार होते हैं, विशिष्ट मतलब स्पेशल एक पार्टनर रख लिया, उसका सीमित दायित्व होगा। स्पेशल अगर वो आया है किसी काम के लिए तो उस काम तक ही उसका जो लायबिलिटी है वो लिमिट रहेगी, वो अनलिमिटेड पे नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड आता है आपका ऐच्छिक और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी मतलब अपनी इच्छा से एक अनिश्चित काल के लिए, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने टाइम तक ये हमारी पार्टनरशिप रहेगी, लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। और विशेष साझेदारी कौन सी होती है कि एक स्पेशल काम को करने के लिए, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है पार्टनर्स ने, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वो पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी, तो वो होती है कौन सी? एक स्पेशल पार्टनरशिप होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा, साझेदारी भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। थर्ड है आपका वैध और अवैध साझेदारी। वैध मतलब लीगली जो काम कर रहे हैं वो वाली साझेदारी, जिसमें लीगली काम करें। अवैध साझेदारी कौन सी होती है? जो कोई इलीगल काम कर रहे हो। इलीगल काम कर रहे हो तो पहली बात तो वो साझेदार होंगे ज़रूर, लेकिन उनका बिजनेस लीगल नहीं कहलाएगा। निम्नलिखित दशाओं में साझेदारी अवैधानिक और गैर कानूनी मानी जाती है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? एक तो उसकी स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो और सार्वजनिक नीति के विपरीत हो, हमारे अकॉर्डिंगली, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम ना करते हो, उसके खिलाफ काम करते हो, तो वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। साझेदारों की संख्या जो है न्यूनतम 2 या 50 के से ऊपर नीचे हो जाए तो भी वो क्या होती है? इलीगल हो जाती है। और हमारे किसी शत्रु देश के व्यक्ति इसका साझेदार हो। ठीक है, जिस तरह भारत है और पाकिस्तान का कोई व्यक्ति इसके अंदर पार्टनर बन जाए तो वो हमारी साझेदारी कैसी हो जाती है? इलीगल हो जाती है। तो बेटा आज आपने यहीं तक करना है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।